हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाला हूँ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लें, उसमें आपको पूरा कंटेंट प्लान मिल जाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ हमारी पहली क्लास को, जो कि होगी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। यहाँ हम पूरा सब्जेक्ट जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एंड वेस्टिंग एनी टाइम। एक बार कंटेंट देख लेते हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। हम जल्दी से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, जल्दी हम देखेंगे कि सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेना कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। भाई एक बार हम थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन समझ गए कि मतलब क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं, भाई अंदर इस पूरे सब्जेक्ट में हम पढ़ने के वाले हैं, ये जानना तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई थर्मोडायनामिक्स आखिर है क्या, तू भाई है क्या, क्या चीज़ क्या है। तो भाई साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया है, ये मैंने नहीं डिफ़ाइन किया है, ये बुक्स, जैसा कि बुक्स में मैंने पढ़ा है उससे ये डेफिनेशन बनाई हुई है। ये मेरी डेफिनेशन नहीं तो तुम कल को बोलो भाई तुमने ऐसा डिफ़ाइन कैसे कर दिया। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स को डिफ़ाइन किया गया है ऐसे: it is a branch of science which deals with energy interactions and its effect on system and surroundings। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैंने ये वर्ड अंडरलाइन क्यों कर दिए। अब ये वर्ड मैंने अंडरलाइन इसलिए किए हैं भाई कि अगर आपको ये डेफिनेशन समझनी है तो आपको इन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए। अनटिल और अनलेस आपको ये मतलब नहीं पता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तब तक आपको ये डेफिनेशन उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। समझ आ भी जाएगी तो आपको उसका फील नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये इनको पढ़ रखा हो, बट फिर भी हम यहाँ पर इनको डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस डेफिनेशन को कंबाइंड समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, नीचे आगे मैंने लिख रखा है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स, कौन से टू वर्ड्स, ये टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हो गया हीट भैया, और डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज। ठीक है, अब ये ऊपर वाला समझाने की तो मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, अगर तुम बोलो समझाओ तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। लो भाई, थर्मो मीन्स हीट, इस अर्थात थर्मो का मतलब है ऊष्मा। ठीक है जी, तो थर्मोडायनेमिक शब्द में ये जो थर्मो है ना, इसका मतलब होता है हीट। अब क्या बच गया, डायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स को दो पार्ट में तोड़ दिया है। सीधी सीधी बात ये है, थर्मो धन डायनेमिक्स। ठीक है जी, इसमें जो थर्मो है ये हो गया आपका हीट, डायनेमिक्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ये इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है, सुन लो। डायनेमिक्स को मैंने लिख रखा क्या, स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज। मतलब क्या, मतलब अगर हम खाली ना किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ मोशन की स्टडी करें, मतलब सपोज अगर यहाँ एक ऐसी क्लिफ है, इसमें से बॉल रोल कर रही है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसके मोशन की स्टडी करूँगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं पता, काइनेमेटिक्स। सुना ही ना, सुना ही होगा यार, तभी तो यहाँ तक आया पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या, सिर्फ मोशन की स्टडी। यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ मोशन, सिर्फ नहीं, ऐसे नहीं, हिंदी को इंग्लिश में काहे लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में ही लिखूँगा। सिर्फ क्या, मोशन की स्टडी। ठीक है, सिर्फ मोशन की स्टडी है तो क्या, काइनेमेटिक्स। अब अगर तुमने इस मोशन की स्टडी में उसके कारण को जोड़ दिया, कारण, ठीक है, अगर तुमने उसके कारण को जोड़ दिया उसमें, तो वो भैया बन जाता है क्या, रुको यार एक नए पेज में फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टडी ऑफ मोशन, ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें तुमने ऐड कर दिया उसका रीज़न या फिर कॉज, एस ई कॉज, तो ये मिलके बन जाता है क्या, डायनेमिक्स। ठीक है, और जनरली मोशन का कॉज क्या होता है मैकेनिक्स में, फोर्स। ठीक है, फोर्स मतलब
मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। फोर्स का मतलब होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, ये होती है फोर्स की डेफिनेशन, इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ मोशन प्लस उसका रीज़न या फिर उसका कारण। ठीक है, यहाँ लिख दो कारण। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ समझ में क्या आ गई, डायनेमिक्स क्या होता है, थर्मो क्या होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने नीचे लिखी है, क्या, ये तो चलो तुम्हें आगे जैसे जैसे तुम लेक्चर पढ़ोगे ना आगे ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, इसको इतना नहीं याद रखने की ज़रूरत, बट फिर भी एक रिमाइंडर के लिए तुम्हें बता देता हूँ। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसका डायमेंशन होता है ml2T-2, इसको याद रख सकते हो आप या फिर डराइव भी कर सकते हो। इतनी तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपको डराइव करना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, अभी हमारा मेन टारगेट है कि हम ये डेफिनेशन समझें। ठीक है, इसमें मुझे 3 कीवर्ड दिख रहे हैं। पहला है एनर्जी इंटरेक्शन, तो उसी को पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, बात करते हैं अब एनर्जी इंटरेक्शन की। जब भी आप एनर्जी इंटरेक्शन की बात करोगे तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला होता है एनर्जी ट्रांसफ़र, दूसरा होता है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी बोले दुनिया में एनर्जी इंटरेक्शन, जैसे ही बोले तुम्हें समझना क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन बोला मतलब या तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बोलोगे ये क्या, ट्रांसफ़र ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या हो गया, बताता हूँ उनको अभी। सबसे पहले एनर्जी इंटरेक्शन समझने से पहले ये तो समझो एनर्जी क्या है भाई। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी मतलब क्या लिखा है देखो, इट इज़ द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, मतलब परिवर्तन की क्षमता को ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये है चेंज कुछ भी हो सकता है, ये चेंज टेम्परेचर का हो सकता है, ये चेंज प्रेशर का हो सकता है, ये चेंज पोजीशन का हो सकता है, एनी चेंज यहाँ लिख देता हूँ, एनी चेंज। ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है तो वो किस कारण से आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, एनर्जी। तो इस तरीके से मैंने एनर्जी को डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश की है। आप चाहो किसी और तरीके से भी बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहले इसको पकड़ते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब क्या, इंटरेक्शन। अगर दो, अब मैं इनको क्या बोलूँ, ब्लॉक बोल लो अभी के लिए, टेक्निकली सही नहीं है बट तुम ब्लॉक मान लो, या फिर 1 2 A और B मान लो। ठीक है, या तुम अभी इसके लिए इसको मान लो सिस्टम। मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी आगे जाके लेक्चर में सिस्टम क्या होता है, बट तुम समझ लो ये तो नाम है, ये सिस्टम 1 सिस्टम 2। अगर सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी का टाइप चेंज नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, टाइप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, अगर फॉर्म या फिर टाइप चेंज नहीं हुआ मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र। कैसे फॉर्म चेंज नहीं हुआ, देखो एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे नहीं हुआ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए। पहला सिस्टम आप मान लो ये स्विच बोर्ड है आपका, दूसरा सिस्टम है आपका ये मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब आपका मोबाइल फ़ोन एकदम डिस्चार्ज है, बिल्कुल बैटरी नहीं है उसमें। आप क्या करते हो, तपाक से इसमें चार्जर लगाया, फ़ोन को कनेक्ट किया, बटन चटका दिया। ठीक है, आपका फ़ोन चार्ज होना चालू। अब चार्ज होना चालू तो मतलब क्या, अगर मैं इसको मान लूँ सिस्टम 1, फ़ोन को मान लूँ सिस्टम 2, तो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, बोलो हुआ,
हुआ, ठीक है। हुआ तो हुआ, क्या हुआ? अगर आप सिस्टम 1 में देखें या फिर 1 पॉइंट देखें, जो भी बोल लो आप, यहाँ पर एनर्जी का टाइप क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका आउटपुट जो है 2 सेकंड पॉइंट है, उसका उसमें एनर्जी का टाइप का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या यहाँ एनर्जी का टाइप चेंज हुआ सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने जनरेटर देखा होगा, नहीं देखा तो डायग्राम तो देखा ही होगा भाई। उसमें क्या होता है, एक मोटर रहती है, घूमती है अंदर, ठीक है। आउटपुट में तुम्हें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब अगर इसको 1 पॉइंट मान लो, इसको 2, सिस्टम 1 सिस्टम 2, जो बोलना है बोल दो यार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी समझो, बस कॉन्सेप्ट समझो। टेक्निकली जब थोड़ा से चैप्टर में अंदर चले जाओगे, चीज़ें समझ में खुद ब खुद आने लगेंगी, क्या सही क्या गलत, क्या बोल सकते नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या सिस्टम 1 से सिस्टम 2 इंटरेक्शन में एनर्जी का टाइप या फॉर्म चेंज हुआ? तो हुआ। अगर हुआ तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी हुई है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब बेसिक अंतर समझ में आ गया। एनर्जी ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्म का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर एनर्जी का टाइप चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र है, नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मैं चेक कर रहा था। और अगर नहीं हो रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन क्या है ये समझ में आ गया है थोड़ा थोड़ा। अब एनर्जी इंटरेक्शन पे एक बहुत अच्छी थोड़ी डेप्थ में बात करते हैं, जो आपको इंटरव्यू में थोड़ी हेल्प करेगी। मान लो 2 बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी। ये मैं कुछ आपको बहुत स्पेशल बताने वाला हूँ, ध्यान देना, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी, मज़ा नहीं आ रहा। सपोज़ ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। स्कूल नहीं जाते तो कॉलेज है, कॉलेज नहीं जाते तो ऑफिस है, ऑफिस नहीं जाते तो कोचिंग है, कोचिंग भी नहीं जाते तो मॉल है। कहीं ना कहीं तो तुम जाते ही होगे यार, ठीक है। या तो मैं टेक्निकली इसको लिख दूँ, ये है सिस्टम, या फिर ये है सराउंडिंग, या फिर ये है सिस्टम, या तो ये है सराउंडिंग। अब एनर्जी इंटरेक्शन होता है ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होता है जनरली अगर देखें तो। या तो दो सिस्टम के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन होगा, या सिस्टम सराउंडिंग का होगा, या सराउंडिंग का कभी होता हो, मतलब वो सेंस नहीं है उसको पढ़ने का, तो वो एग्जांपल हम यहाँ नहीं लूँगा मैं। तुम चाहो तो ले भी सकते हो, क्या मतलब, क्या मर्जी। मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर तुम इंटरेक्शन की बात करो ना, एनर्जी इंटरेक्शन की, या फिर इसको ऐसे एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा घर है, अब तुम्हें घर से स्कूल जाना है। अब तुम्हारे घर से स्कूल जाने के रास्ते में ना, सिर्फ जाना तुम्हें तो 3 रास्ते संभव हैं, 1 2 तीसरा थोड़ा अलग है, इसलिए उसको दूर बनाया, ठीक है। अब संभव सिर्फ ये 3 रास्ते हैं। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आप सिर्फ इन्हीं 3 रास्तों के जरिए जा सकते हो, अदरवाइज़ आप जा नहीं सकते, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एनर्जी इंटरेक्शन होना है, ठीक है, तो सिर्फ 3 तरीके संभव है, ठीक है। पहले तरीके का नाम है हीट, ठीक है। दूसरे तरीके का नाम क्या है? वर्क। तीसरे तरीके का है मास, ठीक है। मतलब कि आपको घर से स्कूल जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते का नाम है हीट, दूसरे रास्ते का नाम है वर्क, तीसरे रास्ते का नाम है मास। मतलब कि अगर यूनिवर्स में एनर्जी इंटरेक्शन होती है तो सिर्फ 3 तरीके से हो सकती है, या तो हीट के ज़रिए, या वर्क के ज़रिए, या मास के ज़रिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर सिस्टम या सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है तो यही 3 संभव तरीके हैं जिससे एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। आती है बात समझ में ये वाली कि नहीं? अगर नहीं तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। आप हीट, वर्क और मास को नहीं, आप हीट और वर्क को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि दे आर दी वे ऑफ एनर्जी टू इंटरैक्ट, या फिर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है। आप इस तरीके से हीट और वर्क को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हीट का। कैसे? अभी ठंडों का समय चल रहा है,
तुम गर्मा गर्म चाय लाते हो, ये चाय नहीं, ये कप है सिर्फ, अब इसमें चाय आ गई, गर्मा गर्म चाय लेके आए तुम, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे तुम इसको टेबल पे रखते हो, ठीक है, चाय को तुम मान लो अपना सिस्टम, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, 1 का मतलब है सिस्टम, ठीक है। आसपास की एयर क्या होगी, तुम्हारा सराउंडिंग हो गई। अब होता क्या है, जैसे तुम चाय रख के जाते हो, तुम सपोज 5 मिनट के लिए बाहर चले गए, आके देखा चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई से मतलब क्या, चाय ने तुम्हारी एनर्जी लूज़ कर दी, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, मतलब चाय ठंडी हुई तो सराउंडिंग गर्म हुआ ना। तुम मान लो अभी ये इंसुलेटेड रूम है, बिल्कुल इंसुलेट कर रखा तुमने, तो हुआ क्या यहाँ पर, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ। अब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कि ट्रांसफॉर्म हुई, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। सिस्टम 1 में हीट है, यहाँ पर भी हीट है, ठीक है। तो इस एनर्जी इंटरेक्शन में हुआ क्या, एनर्जी इंटरेक्शन किस तरीके से हुई है, हीट के ज़रिए, ठीक है। एनर्जी 1 से 2 चली गई, किस रास्ते से भाई, पहले रास्ते से, हीट। दूसरा एग्जांपल वर्क का, ठीक है। ये फ्लोर है तुम्हारे घर का, यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, तुम आए चलते चलते, अब तुम्हें आगे जाना था लेकिन ये जगह ही नहीं है जाने के लिए, तुमने क्या करा, इसको धक्का मारा, इसको हिला दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, तुम थक गए, तुम्हारी एनर्जी कम हुई, लेकिन ये बॉक्स मूव हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, लेट्स सपोज ये एक्स डिस्टेंस मूव हुआ, अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव हुआ तो तुमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया कि नहीं, वर्क कर दिया, वर्क कर दिया मतलब एनर्जी दे दी तुमने इसको कुछ, ठीक है। अगर तुमने इसको एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना जब आप इसको पुश करोगे और ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अगर सिस्टम 1 हो और ये तुम्हारा सिस्टम 2 है, ठीक है, तो तुमने इस पर वर्क किया, ठीक है, और इसकी एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग इंटरेक्शन में क्या यूज़ कर लिया रास्ता, वर्क का रास्ता यूज़ कर लिया। अब तीसरा रास्ता बनता है भाई मास। अब ये शायद तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये मास से कैसे एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है, अभी बताता हूँ, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है तो बताना आसान है। तुम नहाने जाते हो, भले ही दिन में हफ्ते में 2 बार नहा रहे हो, बट क्या होता है, ये तुम्हें नहाना, तुम ठंडे पानी से तो नहाओगे नहीं, तो तुम क्या कर देते हो, रॉड लगा देते हो उसमें पानी में, अब ये पानी हो जाता है गर्म, अब ये इतना गर्म है कि तुम इससे नहा नहीं सकते, ठीक है। अब एक बाल्टी में तुम भरते हो क्या, ठंडा पानी, तो ये ठंडा पानी तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, ये भी तुम्हारा सिस्टम 2 है। अब तुम क्या करोगे, ये सिस्टम की एनर्जी अभी सपोज 50 यूनिट्स है, ठीक है। अब तुम क्या कर, और ये वाले सिस्टम की यूनिट है कितनी, 200 यूनिट्स, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, ये पानी नहाने लायक है ना ये, या तो तुम ये पानी इसमें डालोगे या ये डालोगे इसमें, तो तुम सपोज ये वाला गर्म पानी इसमें डालते हो, कब तक, जब तक इसकी एनर्जी 100 यूनिट ना हो जाए, ठीक है। अब तुम्हारे सिस्टम में जो मास था उसकी एनर्जी थी 50 यूनिट, लेकिन बाहर से जो मास आया वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आया ना 200, तो तुम्हारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे, बाहर से जो मास आया वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आया, तो एनर्जी इंटरेक्ट एक और तरीके से कर सकती है। यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन किसके ज़रिए हुआ, मास के ज़रिए, क्योंकि जो बाहर से पानी आया वो अपने साथ एनर्जी लेके आया, तो एनर्जी इंटरेक्शन का एक और तरीका हो गया मास, ठीक है। तो भाई एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बन गई, हीट, वर्क और मास क्या हैं, तरीके हैं एनर्जी के इंटरेक्ट करने के, ठीक है। चलिए अब एक बार देखेंगे हम सिस्टम सराउंडिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम सिस्टम सराउंडिंग एंड प्रॉपर्टीज़ रिकॉर्ड करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है, जो कि जल्दी ही आपको मिल जाएगा चैनल पे। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप वेट करिए पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम डिटेल में बात करेंगे सिस्टम सराउंडिंग एंड प्रॉपर्टीज़ की।